आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमका भारत का एक एम्बिशियस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसको लेकर भारत अब काफी गंभीर है और इसमें हमें हाल ही के दिनों में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले, फिर चाहे वो प्राइवेट पार्टनर्स का चयन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कार्यक्रम हो। लेकिन अब यहाँ पर एक नई चीज हमें देखने को मिली है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें पता है कि 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहला चरण होगा मार्क 1 का, जिसमें हमें तकरीबन 40 फाइटर एयरक्राफ्ट सुनने को मिले थे कि भारतीय वायुसेना खरीदेगी और इन फाइटर जेट में F414 इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वही मार्क 2 की बात करें तो ये भविष्य में 120 किलोन्यूटन इंजन के साथ पावर होकर आएंगे। सरकार पहले मार्क 1 को मंजूरी दे चुकी है ताकि भारतीय वायुसेना आने वाले भविष्य में ट्रांजिशन को और आसान बना सके। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि सैफरान के साथ मिलकर हमें 120 किलोटन के इंजन का निर्माण करना है और निस्संदेह सैफरान के साथ ये साझेदारी भविष्य में और ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन हमें यह भी पता है कि नए इंजन को बनने में, सर्टिफाई होने में और प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने में तकरीबन 2030 का पूरा दशक ही लगता नजर आए, या फिर हो सकता है 2030 के दशक में अंत में जाकर हमें जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो मिले। और इसीलिए अब यहाँ पर एक योजना में बदलाव देखने को मिला है। बदलाव ये है कि इंडियन एयरफोर्स अब मार्क 1 की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है। मार्क 1 की जो इनिशियल नंबर्स बताए गए थे, या हमें कह लें कि जो उस समय अनुमान आए थे, उसमें 40 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की गई थी और अब इन्हीं विमानों की संख्या को संभावित है कि 20 से 40 और अतिरिक्त विमानों पर बढ़ा दिया जाए। यानी ओवरऑल देखें तो तकरीबन 60 से 80 फाइटर जेट की अब बात हो रही है, जो कि मार्क 1 होने वाले हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 120 किलोटन के इंजन बनने तक भारत का प्रयास यही है कि जो प्रोडक्शन लाइन है उसको चालू रखें और किसी प्रकार का जो गैप है या किसी प्रकार का कार्य में जो बाधा है वो ना आने पाए, इसको इंश्योर करें। क्योंकि उत्पादन की योजना यही कहती है कि 2033 से 34 तक हम यहाँ पर लोडेड प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं और शुरुआत में तो तकरीबन 8 से 10 फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा प्रति वर्ष, लेकिन आने वाले भविष्य में 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का निर्माण आराम से HAL की फैसिलिटीज में, या जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे जिनके साथ हम फाइटर जेट बनाएंगे, उनके प्रोडक्शन लाइन में हम ये काम कर सकते हैं। इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगातार चलती रहेगी, स्किल डेवलप होती रहेगी, इंडस्ट्री में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी या गैप नहीं आएगा और मार्क 2 में हमारे लिए ट्रांजिशन करना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि इस चीज की कमान DRDO ने ऑलरेडी संभाली हुई है। DRDO का उद्देश्य कह लें या लक्ष्य कह लें, वो यही है कि मार्क 1 को समय पर सेवा पे लाएं और मार्क 2 को नए 120 किलोटन के इंजन के साथ अपग्रेड करें। और इसका जो ऑपरेशनल फायदा है वो निसंदेह हमें देखने को मिलेगा। आने वाले भविष्य में अगर मार्क 1 की संख्या बढ़ती है तो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ये मजबूत होगी और फिफ्थ जन टेक्नोलॉजी जल्दी ऑपरेशनल होगी। इंजन डेवलपमेंट में देरी का असर इसके ऊपर कम पड़ेगा। यानी स्पष्ट है संदेश यहाँ पर कि हम यहाँ पर कहना है कि पहले इंतजार करो फिर बनाओ। यहाँ पर अब ये रणनीति जो है भारत नहीं अपना रहा है। यानी हमारी रणनीति अब ये है कि हम पहले यहाँ पर कैपेबिलिटी को हासिल करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कैपेबिलिटी में अपग्रेड होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी अब हम इंतजार करने के मूड में नहीं है कि जब आएगा तब हम करेंगे। जैसे जैसे मिल रहा है सामान, जैसे जैसे फाइटर जेट हमको उपलब्ध होंगे, वैसे वैसे उनका डिप्लॉयमेंट हम शुरू कर देंगे। यानी स्पष्ट है कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स इस बार काफी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो प्लान है ये पहले से ही संभावित था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेट इंजन में कम से कम 1 दशक का समय तो लग ही जाएगा और तब तक अगर हम सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट को लेकर बैठे तो निसंदेह प्रोडक्शन लाइन के हॉल्ट होने का या फिर बंद होने का खतरा भी था। और हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी प्रोग्राम, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, उसमें बीच में हमारी प्रोडक्शन लाइन ही डिस्टर्ब हो जाए, जिसका खामियाजा हमें आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ जाए। अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75I डील को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना इस समय अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहती है और इसके लिए फिर चाहे प्रोजेक्ट 77 हो, प्रोजेक्ट 75I हो या कोई और प्रोग्राम हो, इसको लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट 75I यानी इंडिया की बात करते हैं तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस डील में हमें बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा है। हमें कई दौर के जो नेगोशिएशन है उनसे गुजरना पड़ा है और फिर जाकर जो चीज़ें हैं वो सामान्य हुई हैं और आज इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट अभी सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि जर्मन कंपनी, जो कि थाइसेनक्रॉप मरीन सिस्टम है, जिसको हम TKMS के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ कॉस्ट को लेकर यानी लागत को लेकर जो बातचीत है भारत की, ये पूरी हो चुकी है। अगर हम इसको व्यवहारिक शब्द में बात बताएं तो इसको हम कॉस्ट निगोशिएशन कहते हैं।
इसमें हम लोग तय करते हैं कीमत क्या है और इसके अलावा खर्चा कितना होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं और ये चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब अगला कदम है औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, जो कि संभवतः अगले वित्त वर्ष में हमें देखने को मिल सकता है। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है, ये साइन होता नजर आएगा। ये डील मुख्यतः भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के निर्माण से संबंधित है, जहां पर हमें 6 की संख्या में एडवांस जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनका निर्माण भारत में होता दिखाई पड़ेगा। और इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम तकनीक होगी, जिससे वे ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी और दुश्मन की नज़र से बची रहेंगी। एआईपी टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है सबमरीन के लिए और इसी चीज़ को लेकर भारत लंबे समय से निगोशिएट कर रहा था। लागत की बात करें तो आपको बता दूं कि आधिकारिक राशि की घोषणा हुई नहीं है और आमतौर पे कभी कितने बड़े प्रोग्राम पे ये घोषणा की भी नहीं जाती। लेकिन अगर हम जो ओपन सोर्स मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी बात माने तो ये डील तकरीबन $70 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। और पहले ये जो लागत बताई जा रही थी, ये अभी हम आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के हवाले से ये गलत भी हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स दावा भी करती हैं कि जो नेगोशिएशन हुए हैं उसमें कीमत काफ़ी कम हुई है। लेकिन ये एक बात अभी मैं फिर से बता दूं कि मैं इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही जो कीमत है वो आकलन हम आपको एक दे रहे हैं कितना हो सकती है। ये पनडुब्बियां भारत में ही बनेंगी और इसमें मझगांव डॉक लिमिटेड जो है इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, जो कि मुंबई की शिप बिल्डिंग कंपनी है और ये टीकेएमएस के साथ मिल करके काम करेगी। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया को इस पूरे प्रोग्राम में काफ़ी बढ़ावा मिलता नजर आएगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? देखिए, प्रस्ताव को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलेगी और इस मंजूरी के बाद जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन होगा। इसका रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। ये डील हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए काफी अहम है और इससे जो पुरानी होती सब पनडुब्बियां हैं उनके जगह हमें जो नई सबमरीन्स हैं ये सर्विस में आती दिखाई पड़ेंगी और साथ ही साथ भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है और घरेलू निर्माण की क्षमता है ये और भी मजबूत होगी। और अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात पे बिलीव करें या द प्रिंट के हवाले से बात करें तो कॉस्ट निगोशिएशन पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ सरकारी मंजूरी मिलना और औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है और उसके बाद इन सबमरीन्स का जो निर्माण है ये भारत में शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम सब एक बात भली भांति समझ रहे हैं कि चीन की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है ये भारत के लिए चिंता का सबब है और भारत ये भी जानता है कि चीन को काउंटर करना हमारे लिए अति आवश्यक है और उसी दृष्टिकोण से इन सबमरीन्स की भूमिका अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद 2026 में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता नजर आए, लेकिन फिलहाल 2026 में ये चीज़ें होंगी इसकी उम्मीद काफ़ी कम है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की उम्मीद पूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।